गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवर्तन की सीरीज में हमने पिछले लेक्चर के अंदर तक हाफ पीरियड जोन के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। हाफ पीरियड जोन एक बेसिकली इस तरह का कंसेप्ट है जहां हमने माना है कि जो आपतित तरंगाग्र है उस आपतित तरंगाग्र को हमने एन जोन्स में बांट लिया जिनका सबका क्षेत्रफल समान है, और चूंकि इनके दो क्रमागत एचपीजेड के मध्य कलांतर पाई का है, समय में t/2 का गैप है, इसलिए इनको अर्धावर्ती कटिबंध कहा। ये फ्रेनेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट था। अब उनकी सहायता से हम वृत्ताकार द्वारक मीन्स सर्कुलर जो अपर्चर है उसके कारण आज डिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक शॉर्ट में आप बात करें कि जो हमने त्रिज्या ली थी, हमने जो डेरिवेशन किए थे या जो हमने कंसेप्ट फ्रेनेल का लिया था उसके अंदर हमने जो एनवे जोन की त्रिज्या है वो रूट एन बी लैम्डा ली थी। वहां मूलतः हमने तरंगाग्र को समतल माना था। मीन्स कहीं ना कहीं हमने ये माना था कि आपतित तरंगाग्र समतल है, इस मीन्स इनफाइनाइट दूरी पर हमारा स्रोत है। चूंकि फ्रेनेल विवर्तन के अंदर हमारा बिंब परिमित दूरी पर हो सकता है, तो उस कंडीशन में इसमें एक मॉडिफिकेशन है जिसको हम डायरेक्ट काम में ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए स्रोत परिमित दूरी पर है, मान लीजिए जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफ्रैक्शन है या जहां हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो ए डिस्टेंस पे और स्क्रीन बी डिस्टेंस पे है, तो उस कंडीशन में हम एन में जोन की त्रिज्या ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लैम्डा लेते हैं। ये हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं कि भी हम यहाँ पे कंसिडरेशन के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे ए, और जैसा पहले हमने लिया था स्क्रीन का डिस्टेंस बी है, तो एन में जोन की जो त्रिज्या है वो बेसिकली एन लैम्डा अपनी जगह बी मॉडिफाइड हो गया ए बी अपॉन ए प्लस बी से। ये हमने एक तरह से एचपी में लेके इनको वर्कआउट किया है, तो हम इस एक्सप्रेशन को भी काम में लेंगे। आज के टॉपिक के हिसाब से हम एक वृत्ताकार द्वारक एक सर्कुलर एपर्चर है, हमने माना है कि ये कोई सर्कुलर एपर्चर है जिसकी रेडियस r है, इससे a डिस्टेंस पे सोर्स है और b डिस्टेंस पे स्क्रीन है, इसके डिफ्रैक्शन को देखना है। तो देखिए यहाँ ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब सोर्स से यहाँ पर कोई तरंगाग्र आएगा तो ये पार्ट क्योंकि एक छिद्र है, एक अपर्चर है, तो इसमें से लाइट जाएगी और ज्योमेट्रिकल शेडो के हिसाब से E से F तक ब्राइटनेस होनी चाहिए। ये सामान्यतः एक छिद्र है। अगर हम सामान्य प्रयोग करें कि हमारे पास एक पेपर लिया है, कोई कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक छिद्र कर दें और इधर से लाइट ले, तो जो ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन है वो पूरा चमकीला आएगा और ये आता है। तो अगर हम वैसे बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये जो ए बी का शेडो रीजन है, ए की जो भी दो पॉइंट्स हैं उनका ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन ई एफ आ रहा है, तो ई एफ अपने आप में एक ब्राइट जोन आना चाहिए। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें कि हम इस अपर्चर को रिड्यूस करते जाएं, मीन्स इस जो छिद्र है इसको छोटा करते जाएं। छोटा कितना? क्योंकि विवर्तन की मूल शर्त है कि जो हमारा छिद्र अथवा बाधा है वो लैम्डा के कोटि का होना चाहिए। मीन्स माइक्रोन के ऑर्डर का अगर इस छिद्र को लिया है तो हम पाएंगे कि अगर हम माइक्रोन के ऑर्डर का छिद्र लाते हैं तो यहाँ पर तीव्रता में फर्क आएगा और ई से एफ के मध्य वलय आएंगे। ऐसा नहीं कि कॉमन ब्राइटनेस आ रही है, कहीं पे हमें ब्राइटनेस दिखेगी, कहीं पे हमारे पास डार्कनेस डार्क ब्लैक नहीं होगा बट लेस इंटेंसिटी होगी, यानी मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे। इट्स मीन यहाँ पे डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है। इस फिनोमिना को हम अंडरस्टूड करते हैं फ्रेनेल के एचपी जोन के कंसेप्ट से, बट ध्यान देने की बात है ये तभी पॉसिबल होगा जब इस अपर्चर का साइज, इस अपर्चर का ऑर्डर वेवलेंथ का ऑर्डर का होगा। लाइट का वेवलेंथ 10⁻⁷ मीटर की ऑर्डर का होता है, तो इससे 100 टाइम्स भी माने तो अपर्चर का डायमीटर 10⁻⁵ मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस रेंज में होगा तो हमें यहाँ पर विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं कुछ कंडीशन लेता हूँ। पहले हम कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें। हम सबसे पहले दो पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट P है जिसको हम कह सकते हैं एक्सियल पॉइंट है ठीक सेंटर पे, और एक P डैश है जो नॉन एक्सियल पॉइंट है। तो अभी हम अक्षीय बिंदु पर तीव्रता की बात करते हैं, तो अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता के लिए अगर बात करते हैं तो हमने पहला कंसेप्ट ये लिया कि हमारा
ये जो सर्कुलर अपर्चर इस तरह का है कि केवल वन HPZ को पास होने दें, यानी जो हमारा आपतित तरंगाग्र है उसमें से पहला HPZ तो पास हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रुक जाएगा। मीन्स कंडीशन ये है कि पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, बी लैम्डा के इक्वल है। अभी मैं यहाँ पर एरिया जो है वो मैंने ट्रेडिशनली उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है जो कि हमें प्लेन वेव फ्रंट के लिए लेते हैं। तो ये वो कंडीशन है जब केवल और केवल एक फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जाएगा, तो इस समय जो परिणामी आयाम होगा वो कितना होगा, E1/2, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो रुकी है। मीन्स केवल और केवल पहला हाफ पीरियड जोन जा रहा है, तो जो इंटेंसिटी आएगी वो I1 यानी पहले HPZ के कारण जो इंटेंसिटी उतनी होगी, और परिणामी आयाम पहले HPZ की कारण आयाम है, वो आप देख सकते हैं कि वो पूरे कंप्लीट तरंगाग्र से 4 गुना है। मीन्स अगर हमारा सर्कुलर अपर्चर इस तरह का है कि उसमें से केवल एक HPZ पास हो पा रहा है, यानी उसका एरिया इस तरह से कि केवल वन फर्स्ट HPZ पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल ब्राइट होगा, और ब्राइट नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से होगा। वो पूरे तरंगाग्र के कारण जो इंटेंसिटी आती है उससे भी 4 टाइम्स होगा। नाउ सेकेंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए इसका एरिया इस तरह से है, इसकी रेडियस इस तरह से कि ये 2 HPZ को पास होने दे, यानी 2 HPZ पास होंगे, तो उस समय यहाँ जो परिणामी आयाम आएगा वो होगा E1 माइनस E2। क्योंकि देखिए 2 HPZ जा रहे हैं, पहले का फेज दूसरे से अपोजिट है, तो पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो रफली E1 माइनस E2। अब हमने ये तो माना E1 और E2, E1 से E2 लेस है, बट बहुत ज्यादा लेस थी, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिनिमम या बहुत कम इंटेंसिटी प्राप्त होगी, या शून्य नहीं होगी, परफेक्ट डार्क नहीं होगा, बट हम लगभग ये कह सकते हैं कि यहाँ डार्कनेस होगी। तो आप देखिए जो ज्योमेट्रिकल शेडो के साथ है एकदम ब्राइट होना चाहिए। फ्रेनेल का विवर्तन कहता नहीं, अगर हम विवर्तन की बात कर रहे हैं तो सेंटर में भी ब्राइट और में भी डार्क हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी पूरे तरंगाग्र की इंटेंसिटी से 4 गुना हो, और हो सकता है उसकी इंटेंसिटी 0, ये डिपेंड करेगा उसका आकार कैसा है। यानी यह भी कह सकते हैं कि इसको या तो दूर ले जाएं जिससे कि एरिया में चेंजेस आ जाए, पास लेके आ जाए एरिया में चेंज आ जाए, या फिर सर्कुलर अपर्चर। अब अगर इसी कंडीशन को हम आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि इसका इस तरह से एरिया कि 3 HPZ को पास होने दे, तो उस समय परिणामी आयाम होगा E1 माइनस E2 प्लस E3। अगर आप इसको देखेंगे, हमने लिखा था E2 किसके इक्वल होता है, E1 प्लस E3/2। तो E1 प्लस E3 को अगर आप चाहें तो 2E2 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग आयाम किसके इक्वल होगा, लगभग केवल और केवल सेकंड तरंगाग्र के कारण का आधा। मीन्स यहां पुनः ब्राइटनेस होगी, बट उतनी नहीं होगी जब 1 जा रहा था। यानी ये कह सकते हैं कि अगर सर्कुलर अपर्चर ऐसा है कि अगर उसमें से एक HPZ पास होता है तो वहां सेंट्रल ब्राइट होगा और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए 2 जा सकते हैं तो वहां पर सेंटर ऑलमोस्ट मिनिमा होगा, डार्क होगा, 0 इंटेंसिटी नहीं, लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी है, ऑलमोस्ट 0 इंटेंसिटी होगी। अगर हम कहते हैं कि 3 HPZ पास हो सकते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि वहां पर अगेन ब्राइटनेस होगी, लेकिन और यहां ध्यान देने की बात है E2 के इक्वल होगी, यानी द्वितीय तरंगाग्र के कारण आयाम है, द्वितीय तरंगाग्र के कारण इंटेंसिटी है, तो वो पूरे तरंगाग्र से तो ज्यादा है, यानी चमकीला तो होगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन से थोड़ा कम। इसी तरह से फोर्थ कंडीशन पे जाएं तो हम देखेंगे कि अगर 4 जा सकते हैं तो लगभग वापस आप इस चेक कर लीजिए, लगभग 0 होगा। तो हम क्वालिटेटिवली इस कंक्लूजन पे आते हैं कि यदि हमारे पास कोई वृत्ताकार द्वारक है, सर्कुलर अपर्चर है, और हमारे पास पर्दे की दूरी कुछ इस तरह से सेट है कि उसमें से अगर 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर के HPZ पास होते हैं तो सेंट्रल चमकीला होगा, उसकी चमक हो सकता है पूरे जो तरंगाग्र उससे ज्यादा होगी। किंतु यदि ये इस तरह का है कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8 HPZ पास होते हैं, यानी सम संख्या के HPZ, सम संख्या के अर्धावर्ती घटीबंध पास होते हैं, तो उस स्थिति में सक्रिय बिंदु P में मिनिमा होगा, कालापन होगा, परफेक्ट ब्लैक नहीं होगा, परफेक्ट 0 इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन काफी कुछ न्यूनतम इंटेंसिटी होगी,
तो इस कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर अपर्चर की कंडीशन में अक्षीय बिंदु चमकीला भी हो सकता है और काला भी हो सकता है या न्यूनतम तीव्रता का भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा उसमें से कितने HPZ जा रहे हैं। यदि सम संख्या के HPZ जा रहे हैं तो वहां तीव्रता न्यूनतम होगी, अगर विषम संख्या के HPZ जा रहे हैं तो वहां तीव्रता अधिकतम होगी। अगर गणितीय रूप से बात करें तो देखिए गणितीय व्याख्या ये कहती है अगर मैथमेटिकल कहीं हमें काम में लेना है, अगर हम इसकी त्रिज्या r² कितना हो जाएगा, अगर हम ये फाइनाइट डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो nवें जोन की त्रिज्या से ab/a+b n लैम्डा होगा। रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/b + 1/a = n λ/r²। यानी अगर हमें a पता है, b पता है और r पता है, लैम्डा पता है तो n ज्ञात कर लेंगे। अगर n 1 3 5 7 आता है तो हम कहेंगे चमकीला है, अगर n 2 4 6 आता है तो हम कहेंगे डार्क है। अगर इस रिलेशन को रिड्यूस करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारा प्लेन वेव फ्रंट है यानी a इंफिनिटी पे है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 1/b = n λ/r² और इससे n का मान आ जाएगा r²/b लैम्डा। हम r/b लैम्डा का मान रखते जाएं, n निकालें तो अक्षीय बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात कर पाते हैं। अक्षीय बिंदु वो हो गया जहां पर सदैव ब्राइटनेस हो, जरूरी नहीं है। थ्योरेटिकल ऐसा लगता है कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन पूरा चमकीला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने केवल केंद्र के बिंदु की बात करी। अगर सर्कुलर अपर्चर के कारण विवर्तन देख रहे हैं, विवर्तन की शर्त का पालन करते हुए देखें तो केंद्र चमकीला भी हो सकता है और काला भी हो सकता है ना। वृत्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने एक अक्षीय बिंदु पर तीव्रता की बात की। हमने पाया कि फ्रेनेल के विवर्तन के अनुसार जब अगर हमारा कोई वृत्ताकार द्वारक है जो कि विवर्तन की मूल शर्त को पूरा करता है, तो उसमें से यदि विषम संख्या के अर्धावर्ती घटीबंध पारित हो पाएंगे तो केंद्र चमकीला होगा, अन्यथा अर्थात में सम संख्या में अगर HPZ पास हो रहे हैं तो केंद्र वहां पर कहीं ना कहीं कम तीव्रता का या डार्क होगा। अब हम एक अक्षीय बिंदु से अनाक्षीय बिंदु पर चलते हैं। जैसा कि सामान्यतः रेखीय जो प्रकाश का रेखीय गमन है वो ये कहता है कि पूरा क्षेत्र प्रकाशमान होना चाहिए, तो हमने देखा केंद्र प्रकाशमान नहीं है, चमकीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। उसी तरह से एक आर्बिट्री बिंदु P' को लेते हैं जो अनाक्षीय बिंदु है। इस अनाक्षीय बिंदु पर क्या तीव्रता होगी इसको देखते हैं। तो देखिए ये जो P' है, यहाँ पर A से भी किरणें और B से जो किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण आ रही है, उनके पथांतर को देखें तो जो B से आ रही है उनका पाथ है SB + BP', जबकि जो A से किरणें आ रही है उनका पथांतर है SA से लेके AP'। अर्थात जो किरणों की यहाँ बात आ रही है, दोनों एक्सट्रीम से जो हमारी तरंगाग्र से किरणें आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, उनके मध्य पथांतर होगा SB' - SAP'। अर्थात SB प्लस, अब इसके दो हिस्से कर दिए, SB + BP', इसके भी दो हिस्से कर दिए SA + AP'। चूंकि SB और SA इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि जो P पर प्रकाश आ रहा है उसमें A और B से जो प्रकाश आ रहा है, यहाँ स्पेशली कह रहा हूं A और B से, A के नीचे से भी आएगा, B के ऊपर से भी आएगा, उनकी बात नहीं कर रहे। तो अगर उनकी बात करें तो उनमें पथांतर होगा BP' - AP', BP' - AP'। नाउ BP' की गणना करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ले ली। ये दूरी x है, ये दूरी r है, ये हो जाएगी x + r और ये हो गया b। तो मेरे पास BP' आ जाएगा b² + x + r का होल स्क्वायर और टोटल का अंडर। नाउ b कॉमन ले लेता हूं तो ये टर्म्स इस तरह से आएगी। यहां पर हमें पता है कि b x + r से बहुत ज्यादा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है 1 + x⁴n का एक्सपेंशन होता है 1 + nx + so on, लेकिन एक इनफाइनाइट सीरीज आएगी। क्योंकि हायर पावर्स को नेगलेक्ट करते हैं तो इसकी दो टर्म्स आ जाएगी। इसमें पहली टर्म आ जाएगी 1, सेकंड टर्म आ जाएगी x + r/2b। मीन्स यहाँ पर हम b से मल्टीप्लाई करके BP' आ जाएगा b + x + r²/2b। इसी तरह से हम जब AP' याद करते हैं
तो एपी डैश ज्ञात करने के लिए अगेन हमारे पास जो दूरी है उसको देखेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एपी डैश निकाल सकते हैं। अब देखिए पीपी डैश निकल गया, एपी डैश निकल गया, तो हमारे पास पथांतर आएगा और ये पथांतर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 2xr/b। इट्स मीन एक अनाक्षीय बिंदु पर ए और बी से जो किरणें आ रही है, यह ध्यान देने की बात है, ए और बी से जो प्रकाश आ रहा है उनके मध्य पथांतर 2xr/b होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये 2xr/b होगा कब? ए और बी में। जो ए से नीचे और जो बी से ऊपर है उनमें पथांतर कुछ और हो जाएगा, वो इससे कम होगा, और उससे ऊपर है। तो आपको ध्यान होगा कक्षा 12 में जब हमने फ्रॉनहोफर विवर्तन पढ़ा था और वहां पर एकल छिद्र के कारण बात करते थे, तो हम अलग अलग कंडीशन में उसके 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से की बात करते थे। तो हम ये मानते थे कि इनके मध्य पथांतर जो होगा, अगर इसमें से n तरंगाग्र आ रहा है तो n लैम्डा नहीं होगा, n लैम्डा/2 होगा। मीन्स हमारा जो पथांतर है वो कितना होगा? 2xr/b = n लैम्डा/2। अगर यहाँ पर n अर्धावर्ती कटिबंध पादित हो रहे हैं तो इनके मध्य पथांतर होगा 2xr/b n लैम्डा/2। इससे हम प्रदीप्त वलय की कंडीशन निकालते हैं कि हमारे पास प्रदीप्त वलय के लिए कंडीशन आ जाएगी xn। यहाँ से कंडीशन निकाल लेते हैं। जब जब हमारा n विषम होगा, हम पहले ही देख चुके हैं, n विषम होगा तो उस अवस्था में हमारी प्रदीप्त वलय होगी, और अगर n सम होगा तो वहां पर हमारी काली वलय होगी। इसका मतलब हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आते हैं कि जो सर्कुलर एपर्चर से अगर विवर्तन को देखें तो जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है वो कंप्लीट चमकीला नहीं होगा। उसमें केंद्र और केंद्र से दोनों ओर हमारे पास चमकीले काले वलय प्राप्त होंगे। डिपेंड करेगा कितने हमारे HPZ पास हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ से देखें तो x का मान हो जाएगा nb λ/4r, nb λ/4r। तो जब जब n विषम है तो उस अवस्था में यहाँ पर हमें एक प्रदीप्त वलय प्राप्त होगा। तो इसको जनरलाइज हम 2n+1 लिख देते हैं कि n का कोई भी मान रख लें। अदरवाइज इस शर्त के अंदर n कैसा होना चाहिए? विषम। और जब यहाँ पर n सम होगा, यानी इसको हम 2n की टर्म में लिख लें, तो उस समय यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अदीप्त वलय प्राप्त होगा। तो हम कुल मिलाकर एक कंक्लूजन पे आते हैं कि जो हमारा वृत्ताकार द्वारक है, हमने फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स रखा, फाइनाइट डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी, और फ्रेनेल विवर्तन के अनुसार यदि वृत्ताकार द्वारक प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का है तो पहली बात उसका केंद्र चमकीला भी हो सकता है और अदीप्त भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा उसमें से कितने HPZ पास हो रहे हैं। अगर उस पे हमारे HPZ सम संख्या में पारित हो रहे हैं तो केंद्र सदैव डार्क होगा, और विषम संख्या में है तो चमकीला होगा। इसी तरह से किसी आर्बिट्री बिंदु की अगर बात करें तो उसके लिए भी हम वो x की दूरियां निकाल सकते हैं। जहां जहां n विषम संख्या आता है उस हिसाब से हम प्रदीप्त और अदीप्त वलयों की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सर्कुलर अपर्चर के कारण विवर्तन की बात करी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सर्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जो हमारा वृत्ताकार डिस्क है उसके कारण विवर्तन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।